दर्शक उक्रेती और आप देख रहे हैं महाभारत। सिर्फ 30 घंटे बाकी हैं और काबुल एयरपोर्ट से अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाएं हट जाएंगी। जी हां, सिर्फ 30 घंटे बाकी और अमेरिका अफगानिस्तान का देश छोड़ देगा। लेकिन बड़ी बात यह कि अफगानिस्तान में और खासकर काबुल में रॉकेट युद्ध जारी है। उसकी एक एक तस्वीर आपको आज महाभारत में दिखाऊंगी और यह भी बताऊंगी कि 31 तारीख की डेडलाइन के बाद आखिर अफगानिस्तान में क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता रही हूं कि काबुल एग्जिट में अब सिर्फ बचे हैं 30 घंटे। जी हां, 31 तारीख की रात 12 बजे तक अमेरिका की सेनाएं काबुल और अफगानिस्तान छोड़ देंगी। यानी काबुल एग्जिट में अब सिर्फ आखिरी 30 घंटे बाकी है। मैं शुरुआत कर रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हमारे साथ आ रही है, हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर यह कि काबुल में जो रॉकेट हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रही हूं, हमले की जिम्मेदारी ली है। आज सुबह काबुल में रॉकेट से हमले हुए थे और इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। जी हां, एक बार फिर आईएसआईएस की तरफ से हमले किए गए। आईएसआईएस खुलकर जिम्मेदारी ले रहा है। हालांकि ये पूरे हमले किस तरह से रोक दिए गए जो डिफेंस सिस्टम काबुल एयरपोर्ट पर लगाया गया। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको ये बता रही हूं कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ले रहा है। आज हुआ क्या मैं आपको एक बार बताती हूं, उसके बाद आगे बताऊंगी 31 तारीख के बाद क्या कुछ होगा अफगानिस्तान में। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि आज क्या हुआ था। आज क्या हुआ, किस तरह से काबुल में रॉकेट से वार हुआ। काबुल एयरपोर्ट के पास 5 रॉकेट दागे गए थे और 5 रॉकेट दागे गए। एक गाड़ी के अंदर ये रॉकेट रखे गए थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो लगाया गया उसने कैसे ये रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए और एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट्स को मार गिराया। और हम लोग की भी आशंका है, यह भी बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, ये आज सुबह की खबर, जब काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर ये रॉकेट्स दागे गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। ये तस्वीर जो तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं वो तस्वीर जब रॉकेट हमले दागे गए। ये 5 रॉकेट देखिए जिस तरह से मैं दिखा रही, इसी गाड़ी के अंदर ये 5 रॉकेट्स रखे गए थे और इनका निशाना था काबुल एयरपोर्ट। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं उसी गाड़ी की जिसके अंदर ये रॉकेट रखे गए थे। और उसके बाद किस तरह से हमला काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किया जाना था, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया और इन्हें मारने से पहले ही, इन्हें डिफ्यूज होने से पहले ही कैसे मार गिराया, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। वहीं मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। दूसरी तस्वीर अमेरिका के वो रॉकेट्स जो कि आतंकी ठिकानों पर मारे गए, उसकी तस्वीर आपको दिखाती हूं। और वो तस्वीर जरूर गौर से देखिएगा क्योंकि ये रॉकेट जो अमेरिका ने दागे, इसके ऊपर इन्होंने अपने 13 उन जवानों के नाम लिखे जो जवान काबुल एयरपोर्ट पर मारे गए। RIP, रिप, रेस्ट इन पीस। और 13 उन जवानों के नाम लिखे जो कि काबुल एयरपोर्ट हमले में मारे गए और फिर इस रॉकेट को दागा गया आतंकी ठिकानों पर। 2 तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को किस तरह से काबुल बन गया
इस रॉकेट वार का गंतव्य, किस तरह से अमेरिकी रॉकेट और वहीं दूसरी तरफ से आतंकियों के रॉकेट चलाए गए। और इस तरह से काबुल में एक तरफ से आतंकियों के रॉकेट जो कि निष्क्रिय किया डिफेंस सिस्टम ने, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने रॉकेट दागे आतंकी ठिकानों पर और उनमें नाम लिखा अपने उन सैनिकों के जो कि शहीद हुए, जो कि मारे गए थे काबुल एयरपोर्ट हमले पर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं किस तरह से काबुल में रॉकेट वर्सेस रॉकेट नजर आया। एक तरफ आतंकी और दूसरी तरफ अमेरिकी रॉकेट जो कि आतंकियों को निशाना बनाकर दागे गए। बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है वो ये कि किस तरह से 30 घंटे बाकी है, तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर। 30 घंटे बाकी, जी हां, शाम के 6 बजे और 31 अगस्त को रात 12 बजे तक अमेरिका को इवैक्यूएशन पूरा करना होगा, अपना पूरी सेनाओं को वहां से निकालना होगा, अमेरिकी नागरिकों को निकालना होगा। सिर्फ 30 घंटे बाकी है अमेरिका के पास, 30 घंटे बाकी है अमेरिका के पास और 30 घंटे के बाद अमेरिका को अपने लोगों को निकालना होगा। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं किस तरह से अमेरिका अब जल्द से जल्द अपने लोगों को निकालने के काम में लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका इस वक्त एयरपोर्ट पर है, अमेरिका इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर इवैक्यूएशन प्रोसेस कर रहा है, लेकिन यह मिशन कई देशों के लिए पूरा हो चुका है। अफगानिस्तान से निकलने का यह मिशन और अपने लोगों को निकालने का मिशन, ग्राफिक दिखाइए जरा स्क्रीन पर, ये पूरा मिशन जल्दी दिखाइए। जो देश जो अपना मिशन पूरा करके अपने लोगों को निकाल चुके हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली अपना इस मिशन को पूरा कर चुका है और यहां से निकल चुका है। लेकिन अमेरिका के लिए 31 तारीख की डेडलाइन अभी भी है। जरा जल्दी सारे देश दिखा दीजिए। और किस तरह से इटली ने भी इस मिशन को पूरा कर लिया है, लेकिन अमेरिका के लिए अभी भी एक चुनौती है। 31 तारीख रात 12 बजे तक की यह चुनौती है। और वो क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि 30 घंटे बचे हुए हैं और अमेरिका के लिए अभी भी वहां पर उनके सैनिक हैं, उनके सैनिक बचे हुए हैं। अमेरिका के लिए करीब 300 नागरिक अभी भी हैं अफगानिस्तान में, उनको निकालना बाकी है। अमेरिका के लिए अभी भी उसके सैनिक वहां पर मौजूद हैं। अभी यूएस के 4000 जवान अफगानिस्तान में हैं, यानी 300 नागरिक, 4000 जवान और वहीं ऑस्ट्रेलिया के करीब 50 नागरिक मौजूद हैं। इन सबको निकालने का काम कल रात 12 बजे से पहले होना चाहिए, क्योंकि जो बाइडेन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो कह चुके हैं कि उन्होंने अपने सारे लोगों को निकालने की डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला नहीं लिया है, यानी कि 31 तक वो अपना मिशन पूरा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 31 तारीख के बाद अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। सबकी निगाहें इस बात पर है कि 31 तारीख के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा, क्योंकि 31 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं रहेगा तो क्या अमेरिका अपना रेस्क्यू मिशन पूरा कर लेगा, यानी कि रेस्क्यू कर अपने लोगों को निकाल कर वहां से चला जाएगा। बड़ी बात यह, अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन, इवैक्यूएशन 31 तक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। क्या पूरी तरह से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होगा 31 के बाद, क्योंकि ना विदेशी सेनाएं होंगी, ना अमेरिका होगा, ना ब्रिटेन होगा। पिछले 20 साल से ये देश अफगानिस्तान की भूमि पर रहे हैं, लेकिन 31 के बाद पूरी तरह तालिबान का कब्जा होगा। किसी का भी अफगानिस्तान से निकलना क्या बंद हो जाएगा 31 तारीख के बाद, क्योंकि 31 तक की डेडलाइन तालिबान ने साफ तौर से दी और कहा कि 31 के बाद कोई भी इवैक्यूएशन नहीं होने दिया जाएगा। यानी 31 के बाद क्या किसी का भी अफगानिस्तान से निकलना नामुमकिन होगा। 31 के बाद काबुल में क्या विदेशी हस्तक्षेप पूरी तरह से बंद होगा, यानी अभी अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बात लगातार तालिबान से हो रही है, लेकिन लोगों को निकालने को लेकर क्या पूरी तरह से हस्तक्षेप बंद हो जाएगा और सिर्फ तालिबान का राज वहां होगा और किसी की नहीं चलेगी। 31 के बाद क्या पूरी तरह से उतर जाएगा आतंकियों का मुखौटा। यह हम क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि 31 के बाद वहां पर कोई विदेशी सेना नहीं होगी। और जो आतंकी नए तालिबान की बात कर रहे हैं, क्या वो मुखौटा उतर जाएगा पूरी तरह से? तालिबान अपने असली रंग में होगा, क्योंकि एक दरिया दिली का जो दिखावा कर रहा है तालिबान, बार बार कह रहा है ये नया तालिबान है, ये पढ़ा लिखा तालिबान है, ये पुरानी तरह से काम नहीं करेगा। क्या वो दरिया दिली का भी जो नकाब है वो उतर जाएगा? वहीं 31 तारीख के बाद सिर्फ 30 घंटे बचे हैं। 31 तारीख के बाद क्या तालिबान के अत्याचार फिर से शुरू हो जाएंगे? वो तस्वीरें मत भूलिए, तालिबान पार्ट 1 में किस तरह से कोड़े मारे गए, किस तरह से दीवारें गिरा दी गई किसी को मारने के लिए, किस तरह गोलियों से सरेआम भून दिया गया। क्या वही अत्याचार की तस्वीरें फिर से तालिबान से हमें नजर आएंगी, अफगानिस्तान से नजर आएंगी? और अफगानिस्तान में क्या नागरिक संघर्ष तेज होगा? ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अलग अलग जगहों में अफगानिस्तान में कैसे तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हमें नजर आया है। क्या वो फिर से नजर आएगा? ये भी बड़ी खबर मैं बोल रही हूं और पूछ रही हूं कि क्या वो नागरिक संघर्ष 31 के बाद हमें नजर आने वाला है? बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है वो मैं आपको बताऊं कि किस तरह से तालिबान ने एयरपोर्ट पर, एबे गेट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जैसे जैसे डेडलाइन पास आ रही है, एयरपोर्ट के कई हिस्से हैं जो तालिबान के कब्जे में जा रहे हैं। और यही खबर अब हमारे पास आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। एबे गेट के पास धमाके में 170 से ज्यादा की जान गई थी। इस धमाके में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये कि एबे गेट पर पूरी तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया है। यानी धीरे धीरे अब किस तरह से जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा होगा। और उसी की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। एबे गेट पर देखिए तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान पूरी तरह से एबे गेट को अपने कब्जे में ले चुका है। ये वही एबे गेट है जिसके बाहर धमाका हुआ था। और अब ये वही इलाका है जहां पर एबे गेट के बाहर धमाका हुआ था। लेकिन अब एबे गेट की सुरक्षा ले ली है अपने हाथों में तालिबान ने। ये तस्वीरें आप देखिए, एबे गेट की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, क्योंकि तालिबान अब धीरे धीरे पूरे एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेगा। सिर्फ कुछ घंटे अमेरिकी सेनाओं के पास है। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूं एबे गेट की, वहीं से किस तरह एबे गेट पर तालिबान ने अब कब्जा कर लिया। अब एयरपोर्ट का कुछ ही हिस्सा है, जी हां, कुछ ही हिस्सा बचा है जिस पर अमेरिकी सेना वहां मौजूद है। पूरे एयरपोर्ट अब धीरे धीरे तालिबान के नियंत्रण में आ रहा है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, एबे गेट जहां पर हमला हुआ था उसके बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर तालिबान ने सिक्योरिटी अपने हाथों में ले ली है। यानी अब कुछ हिस्से में अमेरिका बचा है, लेकिन वो भी डेडलाइन के तहत, जो कल डेडलाइन है। और किस तरह से अमेरिका को बाहर जाना होगा। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूं। सर, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, अब धीरे धीरे काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा भी कर रहा है तालिबान। बस कुछ ही हिस्सा है जिसमें अमेरिकी सेना बची हुई है। मैं आपसे पूछूंगी, ये पूरा आपको लगता है 31 तारीख की डेडलाइन, क्योंकि काउंटडाउन हम लगातार चला रहे हैं, ये एक अभी तक तो पीसफुल नहीं रहा है सर, लेकिन ये ट्रांजिशन किस तरह का होगा, अगर आप हमें थोड़ा बताएं जीडी बख्शी सर। देखिए, अभी अमेरिका के कोई 250-300 एस्टिमेट है जो अमेरिकन जो निकलना चाहते हैं, जो अफ़गानिस्तान में हैं। हज़ारों की तादाद में अभी अफ़गान फ्रेंडलीज वहाँ पे हैं। अब जो अमेरिकन हैं वो तो पक्का निकाल लेंगे 31 तारीख का जो अल्टीमेटम पाकिस्तान ने तालिबान के ज़रिए अमेरिका को दिया है। और बड़ी हैरत की बात है कि अमेरिका ने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ साहब, हम 31 तारीख तक तशरीफ़ का टोकरा लेके चले जाएंगे। बड़ी हैरत की बात है। बट मुझे लगता है कि जो इवैक्यूएशन है बाकी अफ़गान फ्रेंडलीज़ की, वो या तो एयर रूट से, तालिबान कह रही है कि वो काबुल एयरपोर्ट का चार्ज, टेक्निकल चार्ज तुर्की को देगी। तो तुर्की या तो एयरपोर्ट के ज़रिए या लैंड रूट के ज़रिए या पाकिस्तान की तरफ से या कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान आदि की तरफ से ये बाकियों की इवैक्यूएशन उम्मीद है जारी रहेगी। क्योंकि CIA के टॉप जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक लिस्ट दे दी है पूरी, जो लोग वो चाहते हैं अफ़गान, उनकी फ़ोटो ID सब कुछ दे दिया है तालिबान को कि वो उनको बाहर निकाले, वो अमेरिका की मदद करे। तो बहुत ये महिमा मंडन हो रहा है तालिबान को कि तालिबान और अमेरिका के बीच में कितने अच्छे रिश्ते हो गए।
मुझे लगता है अमेरिका की उम्मीद है कि उनके जाने के बाद यही तालिबान, जो अब उनकी इतनी दोस्त बन गई है, चीन को आड़े हाथ लेगी, तुर्किस्तान में दखल अंदाजी करेगी, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान में दखल अंदाजी करेगी, ईरान में दखल अंदाजी करेगी, और खुदा ना खास्ता सबसे बड़ा खामियाजा तो हमको भारतवर्ष और कश्मीर में भुगतने का अंदेशा है। बहुत बड़ी बात आपने कही है जीडी बख्शी सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस तरह एक पूरी लिस्ट समा दी है सीआईए ने तालिबान को, लेकिन ये मिलकर ये काम जिस तरह से हो रहा है, और ये काम 31 तारीख के बाद भी क्या जारी रहेगा, 31 तारीख के बाद क्या होगा, पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर है। लेकिन उसका एक छोटा सा नमूना अपने दर्शकों को दिखा देती हूं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि आज किस तरह से अफगानिस्तान के नंगरहार में, जी हां, नंगरहार में ओसामा बिन लादेन का पुराना साथी दिखा। ये बड़ी खबर है इसलिए भी क्योंकि ओसामा बिन लादेन, जिसे बहुत सालों पहले अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन अलकायदा का जो पूरा ढांचा है वो किस तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है। नांगरहार पहुंचा है अमीन उल हक जो कि ओसामा बिन लादेन का पुराना साथी है, और किस तरह से ओसामा का सिक्योरिटी इंचार्ज रहा वो अफगानिस्तान के नांगरहार में नजर आया। तस्वीरें दिखाइए, गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी देखिए, और उसी के अंदर अमीन उल हक नजर आया। ये अलकायदा का ऑपरेटिव है, और कैसे एक बार फिर से नांगरहार में नजर आया ओसामा बिन लादेन का साथी। यानी कि अलकायदा अभी भी क्या सक्रिय है नांगरहार में, या फिर सक्रिय होने की कोशिश है, क्योंकि ये किस तरह अलकायदा का बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन का साथी रहा। फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए, और उसके बाद मैं आपको अमीन उल हक के बारे में बताती हूं, और बताती हूं कि किस तरह 31 के बाद आतंक का ये पूरा ढांचा, आतंक का पूरा ढांचा क्या खुलकर सामने आ जाएगा, जो अभी भी कुछ परतों में ढका है। लेकिन 31 के बाद क्या खुला खेल होगा आतंकवाद का अफगानिस्तान में। आपको बताती हूं कौन है अमीन उल हक। जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि अमीन उल हक, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं अमीन उल हक कौन है, अगर अपने दर्शकों को एक बार बताएं। अमीन उल हक के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये ओसामा का पुराना साथी, ओसामा बिन लादेन का साथी अफगानिस्तान लौटा है अमीन उल हक, जिसकी मैं तस्वीरें आपको बता रही हूं। और जल्दी चलाइए, अफगानिस्तान में अलकायदा का ये प्रमुख है, अब नंगरहार का ही रहने वाला है अमीन, और वापस अपने घर लौटा है। सोचिए, घर लौटना, सिर्फ घर लौटना नहीं, आतंक के घर लौटना भी। ओसामा बिन लादेन का पूर्व सहयोगी रहा, उसका सिक्योरिटी इंचार्ज रहा है, और तोरा बोरा में लादेन का सुरक्षा प्रभारी रहा है। जी हां, तोरा बोरा के पहाड़ों में ओसामा बिन लादेन कई सालों तक छुपा रहा, और वहां उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी अमीन उल हक की थी। 80 के दशक में लादेन के करीब आया था, और एक बार फिर वापस आया है नंगरहार। क्या अलकायदा को एक बार फिर से सक्रिय करने की कोशिश है? क्या एक बार फिर से अलकायदा को एक्टिव करने की कोशिश है? इसीलिए मैं पूछ रही हूं, क्योंकि जिस तरह से नांगरहार में अमीन उल हक दिखा, उसके बाद खबरें यह भी सामने आ रही है कि कैसे अलकायदा तालिबान के साथ मिलकर काम करना चाहता है, आतंक का ये जो पूरा पेशा है इसे बढ़ाना चाहता है। अलकायदा ने किस तरह से तालिबान को बधाई दी थी, जब अलकायदा ने बधाई संदेश दिया, तालिबान जब अफगानिस्तान में वापस लौटा, और किस तरह जीत पर खुशी जताई, तालिबान के वापस आने पर अलकायदा ने खुशी जताई है। जल्दी आगे बढ़ाइए, इसे शरिया लागू करने की उम्मीद जताई, यानी कि शरिया सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं दुनिया भर में लागू हो, यह संदेश में कहा गया। लादेन और मुल्ला उमर के अच्छे संबंध थे। मुल्ला उमर कौन? तालिबान का संस्थापक, वो और उसामा बिन लादेन, उनके बीच अच्छे संबंध रहे। अलकायदा ने ही तालिबान के नंबर 1 दुश्मन को मारा। जी हां, कौन था वो नंबर 1 दुश्मन? नंबर 1 दुश्मन था अहमद शाह मसूद, जिन्हें हम आज पंशीर के शेर के नाम से जानते हैं। उन्हें मारा था अलकायदा के ही आतंकियों ने। लादेन को तालिबान सरकार में शरण मिली थी, उस वक्त तालिबान अफगानिस्तान में राज था, और उसामा बिन लादेन को शरण यही तालिबान ने दी थी। तालिबान ने अलकायदा का बचाव भी किया है, ये मैं अभी की बात आपको बता रही हूं। तालिबान अब कहता है कि उसामा बिन लादेन ने 9/11 किया, इसके कोई सबूत नहीं है। सोचिए, तालिबान वापस आया राज में और अलकायदा का बचाव कर रहा है, उसामा बिन लादेन का बचाव कर रहा है, और कह रहा है कि कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि उसामा बिन लादेन 9/11 के उन हमलों के पीछे है। तो ये एक पूरा एक गठजोड़ रहा है तालिबान और अलकायदा के बीच, अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से सिर्फ अलकायदा नहीं,
अलकायदा के साथ साथ आईसिस और आईसिस के साथ साथ तालिबान, ये क्या बड़ा गठजोड़ होने वाला है कुछ समय बाद। मैं नांगरहार की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। नांगरहार यानी कि एक प्रांत अफगानिस्तान का जहां जो अब आतंक का गढ़ बनता जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, पंजशीर यहां है, यहां काबुल है, और नांगरहार जिसकी सीमा लगती है पाकिस्तान से। जी हां, पाकिस्तान के पेशावर से नांगरहार की सीमा लगती है और पंजशीर और काबुल उसके बगल में है। यही नांगरहार कैसे आतंक का गढ़ बन रहा है पाकिस्तान से सटा हुआ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान से तालिबानी लड़ाके लगातार नांगरहार में भेजे जा रहे हैं, और आतंकी, चाहे वो अलग अलग आतंकी संगठनों के हो, जैश के हो, लश्कर के हो, वो भी पाकिस्तान से सीमा पार जा रहे हैं आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। ये नांगरहार की तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं कि नांगरहार कैसे आतंक का गढ़ बन गया है। नांगरहार कैसे आतंक का गढ़ बन गया है, मैं वो भी तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूं क्योंकि नांगरहार अफगानिस्तान में किस तरह से ओसामा बिन लादेन का जो पुराना साथी लौटा है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अमीन उल हक, वो भी नांगरहार ही पहुंचा है, और नांगरहार में ही अमीन उल हक यहां आकर वापस सक्रिय हो रहा है। यही वापस आकर सक्रिय हो रहा है अमीन उल हक। नांगरहार में फिर से अलकायदा सक्रिय होगा, ये भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि एक तरह से फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश है अलकायदा को नांगरहार में। नांगरहार आईएसआईएस खुरसान का भी गढ़ है, और आपको याद होगा कि आईएसआईएस खुरसान जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया उसकी जिम्मेदारी ली, आज भी रॉकेट हमले किए उसकी भी आईसिस ने जिम्मेदारी ली। उस आईएसआईएस खुरसान के आतंकियों पर यही नांगरहार में हमला किया अमेरिका ने। तो नांगरहार इस वक्त आईसिस का भी गढ़ है, अलकायदा का भी गढ़ है, और तालिबान के नेता भी यहीं सक्रिय हैं, यहीं पर सक्रिय हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्या ये आतंक का हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। मैं जीडी बख्शी सर आपके पास आ रही हूं, क्या ये आतंक का हेडक्वार्टर बनता जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, यहीं पर आतंकियों को निशाना बनाकर अमेरिका ने हमला किया था। देखिए, बनता जा रहा नहीं बेटा, बन चुका है। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा सवाल रिपब्लिक टीवी के माध्यम से आज करना चाहता हूं पाकिस्तान तालिबान को। ठीक है, इन्होंने अमेरिका के साथ दोहा में एग्रीमेंट साइन किया था कि हम अफगानिस्तान के इलाके को बिल्कुल किसी भी देश के बरखिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एग्रीमेंट पे स्याही में साइंड है। तो मुझे बताइए, कैसे तालिबान ने अलाउ किया है आईएसआईएस खुरासान को अमेरिका के फौजियों के ऊपर हमला करके 13 मरीन्स को मार दिया है, 18 मरीन्स को घायल किया है। ये तो अभी पूरा विड्रॉल कंप्लीट नहीं हुआ, और ये वहां पे आईएसआईएस के खुरासान के हथकंडे हैं। क्या किया है तालिबान ने रोकने को इसको? क्या गारंटी है कि तालिबान आगे भी ऐसी कार्रवाइयां रोकने के बजाय और सक्रिय करेगा? ये देखिए, 6 ट्यूब्स फायर करी हैं आज वो अमेरिका के एयरबेस पे, जो काबुल एयरबेस के ऊपर। ये तो उनका जो सेंचुरियन डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम के बराबरी का है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जाली माली। अभी तक पता नहीं चला है। रूस की एजेंसियां कह रही है कि कुछ रॉकेटों ने हिट किया था काबुल एयरपोर्ट को, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं कि तालिबान ने गारंटी दी थी कि वो कोई हमला नहीं होने देगा, फिर आईएसआईएस खुरासान ने कैसे हमला किया अमेरिकनों के ऊपर? और तो छोड़ दीजिए साहब, भारत छोड़ दीजिए, ईरान छोड़ दीजिए, सेंट्रल एशिया छोड़ दीजिए, चीन छोड़ दीजिए, रूस छोड़ दीजिए, अमेरिका के ऊपर हमला किया है अफगानिस्तान की टेरिटरी से आईएस खुरासान ने। क्या किया तालिबान ने इसे रोकने को, और कैसे तालिबान आश्वासन देगा कि वो आगे भी इस प्रकार के हमले रोकेगा? आपने साफ दिखाया है
ओसामा बिन लादेन का बॉडीगार्ड जी वापस वहां पहुंच चुका है। बिल्कुल। बड़ी खुशी से ननगरहार में पहुंचा है, जहां पे आईएस खुरासान है। उसके साथ मिलकर वो ऑपरेशन करता रहेगा और तालिबान बहाना देगा कि साहब ये तो हम नहीं कर रहे, और यही वो ये कह तो रहे हैं आईएस सर। खुरासान कर रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यही यहाँ पे जो हमले हुए उसमें एक, हाँ सर, अब तालिबान कह रहा है कि हम नहीं आतंकी कर रहे हैं। सोचिए, ये दिन आ गए कि अब तालिबान खुद को आतंकी ना मानकर कह रहा है ये तो दूसरे ने किया, ये आतंकियों ने किया, हमने नहीं किया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यही भूमिका रहेगी आने वाले समय में भी, क्योंकि वो अलकायदा काम करे, आईसिस काम करे, लेकिन तालिबान अपने आप को किस तरह से अलग कर कर ये दिखाने की कोशिश में कि आतंकी कर रहे हैं, और तालिबान आतंकी नहीं है। लेकिन तालिबान आतंकी है, उसकी सबसे पुरजोर जो तस्वीर है, वो तस्वीर जो गवाही देती है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की ज्यादती शुरू हो चुकी है और चैनल्स के स्टूडियोज में तालिबान की एंट्री हो गई है। बंदूक की नोक पर किस तरह से समाचार सुनाया जा रहा है, यानी कि लाइट कैमरा एक्शन नहीं, लाइट कैमरा और बंदूक नजर आ रही है। वो तस्वीर आपको दिखाती हूं, और ये तस्वीर हैरान करने वाली है। आमतौर पर मैं खबर पहुंचा रही हूं, स्टूडियो के अंदर पहुंचा रही हूं आप तक, लेकिन सोचिए कि मेरी कनपट्टी पर अगर कोई बंदूक रखकर खड़ा रहे और कहे यही पढ़ना है, यही कहना है। वो तस्वीर आज अफगानिस्तान से सामने आई। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से अफगानिस्तान में न्यूज एंकर न्यूज पढ़ रहा है और पीछे तालिबानी आतंकी खड़े हैं। इस तरह की तस्वीर आपने कभी देखी है क्या? ये तस्वीर आपने यकीनन ऐसी कोई तस्वीर कभी नहीं देखी होगी, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है कि आतंकी पीछे खड़े हैं, बंदूक की नोक पर खबर पढ़ाई जा रही है। पूरी फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। अफगानिस्तान में न्यूज स्टूडियो में किस तरह से आतंकी बंदूक लेकर खड़े हैं और एंकर न्यूज पढ़ रहा है। स्टूडियो में लाइट्स, कैमरा और बंदूक, ये तस्वीर देखिए किस तरह से एंकर न्यूज पढ़ रहा है और पीछे बंदूक लिए आतंकी, बंदूक लिए तालिबानी आतंकी खड़े हुए हैं। और वो बताया जा रहा है कि किस तरह तालिबान के लिए, उन तालिबान की बढ़ाई में बातें कही जाए। ये तस्वीरें अपने आप में अफगानिस्तान का मौजूदा हाल बयां करती हैं। सोचिए, तालिबान के आतंकी पीछे खड़े हैं, बंदूक तनी हुई है न्यूज एंकर पर, और उसे वही खबर पढ़नी है जो तालिबान के आतंकी उसे पढ़ने को कह रहे हैं। अगर इधर उधर हुई खबर में, कोई शब्द इधर उधर हुआ, तो किस तरह से बंदूक से गोली चल जाएगी। यानी अब खबरें वही होंगी जो अफगानिस्तान में तालिबान आपको दिखाना चाहेगा। यानी वो दिन भी अब लदने वाले हैं जब अफगानिस्तान से खुलकर खबरें सामने आएंगी, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई जाएंगी वो वही होंगी जो तालिबान चाहेगा। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से बंदूक की नोक पर, बंदूक की नोक पर देखिए किस तरह से तालिबान न्यूज पढ़ा रहा है। न्यूज एंकर का काम खबरें दिखाना, और यहाँ पर देखिए किस तरह बंदूक की नोक पर खबरें पढ़वाई जा रही है। ये एक एंकर की हालत नहीं, शायद अब अफगानिस्तान में खबर का प्रचार और प्रसार कुछ इसी तरह से होगा। स्टूडियो में सिर्फ लाइट्स, कैमरा और बंदूक। जीडी बख्शी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जीडी बख्शी सर, ये मुझे लगता है आज की वो तस्वीर है जिसने हिलाकर रख दिया। सर सोचिए, हमारी कनपट्टी पर बंदूक रखकर कोई हमसे कहे यही खबर पढ़नी है, नहीं तो बंदूक से गोली निकल जाएगी, जान वही खत्म। अरे बेटा, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर, ये तो आगाज है, अभी तो आप अंजाम देखिए। अभी तक तालिबान बेस्ट बिहेवियर पे थी, इनको साहब बाहर से पैसा चाहिए। अफगानिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, मतलब उसमें इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने देश के ही सामग्री से एक नेशन स्टेट चला सके, डॉक्टर अस्पताल चला सके, स्कूल चला सके, कार्यालय चला सके। बाहर से पैसा आता रहा है, पहले अंग्रेजों ने दिया, फिर रूसियों ने दिया, फिर अमेरिकनों ने दिया। अब साहब तालिबान के जो है सांस फूल रही है कि पैसा कहाँ से आएगा।
चीन बड़ा सोच समझ के पैसा देता है और अगर देगा तो $2 ट्रिलियन की वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाल के ही देगा, ठीक है। उसके लिए उसको सिक्योरिटी चाहिए, जबकि तालिबान ने अमेरिका को सिक्योरिटी नहीं दे सकी। जब जो आपकी IS खुरासान ने ठेंगा दिखाया तालिबान को और शरेआम हमले किए हैं अमेरिका पे, जबकि तालिबान ने एग्रीमेंट साइन किया है अमेरिका के साथ कि हम कोई टेररिस्ट कार्रवाई अपने क्षेत्र से नहीं होने देंगे। तो जो काबुल एयरपोर्ट पे हुआ, जिसमें 180 लोग मरे अफगानी, 13 अमेरिकी मरीन्स मरे, 18 घायल हुए, क्या वो टेररिस्ट हमला नहीं था? क्या तालिबान ने गारंटी नहीं दी थी अमेरिका को कि वो कोई हमला अपनी टेरिटरी से नहीं होने देगा? साहब ये मजाक है, ये मजाक है और बहुत भद्दा मजाक है, खासकर जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके लिए। $85 बिलियन की वहां पे हथियार अमेरिका छोड़ गया है तालिबान के लिए। ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? जीडी बख्शी सर, अमेरिका की सोच है कि वो 8000 किलोमीटर दूर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। गलत है, उनके ऊपर ही ये आंधी आएगी, उनके ऊपर ही आंधी है ब्लोबैक, बिल्कुल। और फिर लगता है सर इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त विश्व पटल पर घिरे हुए हैं और उनकी अपने देश में किस तरह सवाल उठ रहे हैं उन पर, क्योंकि जिस तरह की एग्जिट होने वाली है, जिसमें कुछ घंटे बचे हुए हैं, मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, क्योंकि लगातार हम काउंटडाउन क्लॉक चला रहे हैं। 30 घंटे का समय अमेरिका की एग्जिट और उस एग्जिट प्लान में क्या क्या शामिल है वो भी मैं आपको बता रही हूं। लेकिन बड़ी खबर एक और अपने दर्शकों को बताती हूं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को ये बता रही हूं कि हिबतुल्लाह खुंदजादा पर तालिबान का बयान आया है। हिबतुल्लाह खुंदजादा जो कि सुप्रीम लीडर है तालिबान का, वो कांधार में मौजूद है, जल्द कर सकता है संबोधित। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। हिबतुल्लाह खुंदजादा जो कि तालिबान का सुप्रीम लीडर है और उसे लेकर तालिबान ने कहा है कि जल्द संबोधित कर सकता है। जब से तालिबान सत्ता में आया है, अखुंदजादा की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, ना ही अखुंदजादा को देखा गया, और इसीलिए बड़ी खबर और ये बयान सामने आ रहा है कि किस तरह हिबतुल्लाह अखुंदजादा जल्द सामने आएगा और संबोधित भी करेगा। हिबतुल्लाह अखुंदजादा को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ है। एक सस्पेंस क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये तालिबान का सुप्रीम लीडर है। जी हां, इसके बारे में मैं आपको बताती हूं कि हिबतुल्लाह अखुंदजादा को लेकर बार-बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहां है ये तालिबानी आका। ये सार्वजनिक रूप से गायब रहा है। जब से तालिबान सत्ता में आया, अखुंदजादा के बारे में कोई जानकारी नहीं आई। तालिबान के बड़े नेता कंधार और काबुल में मौजूद हैं, लेकिन अखुंदजादा के बारे में कोई खबर नहीं आई कि ये कहां है। अलग अलग तरह की खबरें आती रही, अखुंदजादा की कोई खबर नहीं आई। उसके खराब स्वास्थ्य को लेकर खबरें आने लगी, मौत की अटकलें तेज हो गई। बार बार ये कहा जा रहा था कि अखुंदजादा कहां है, उसकी स्वास्थ्य खराब है या फिर वो अब नहीं रहा। ये खबरें भी सामने आई, जिसके बाद तालिबान ने बयान जारी किया और तालिबान ने कहा कि अखुंदजादा कंधार में मौजूद है और जल्द संबोधित करेगा। इसमें बड़ी बात यह भी कि अखुंदजादा के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि वो तालिबान का शासन अपने हाथों में लें। वहीं मुल्ला बरादर, जो कि राजनीतिक रूप से माना जा रहा है कि शासन उसके हाथ में होगा। अखुंदजादा की खबरें ना आना, इन्हें लेकर भी कई अटकलें आई, जिसके बाद बार बार अभी भी कहा जा रहा है कि अखुंदजादा सामने आएगा और संबोधित करेगा। लेकिन अभी तक कोई तस्वीर नहीं आई और न ही कोई संबोधन आया है। अभी तक अखुंदजादा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं जीडी बख्शी सर आपके पास आऊंगी, जीडी बख्शी सर मैं आऊंगी। अखुंदजादा जो हम कह रहे हैं, हिबतुल्लाह अखुंदजादा जो कि सब सुप्रीम लीडर है तालिबान का, कोई खबर नहीं है। बहुत सी अटकलें लग रही है कि कहीं मारा गया, कहीं स्वास्थ्य खराब है। क्यों उसके बारे में तालिबान छुपा रहा है? क्या अटकलें लग रही हैं आपको? अरे देखिए साहब, एक जमाना था जबकि ये पाकिस्तान की ISI अमेरिका को कह रही थी कि ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा के पहाड़ों में किसी गुफा में पड़ा है, उसकी किडनी का डायलिसिस हो रहा है, वो मरने वाला है या मर गया हमें पता नहीं साहब। और ये सारे 6 साल 7 साल अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने एबटाबाद के शहर में
अपनी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से केवल 800 गज की दूरी पर एक 4 मंजिले ऐश महल में उसको वहां रखा था। ब्लू फिल्म में देख रहा था, अपनी 3 बीबियों के साथ ऐश कर रहा था। उसकी जो सबसे छोटी बीबी थी, जब अमेरिकन सील्स ने हमला किया तो बड़ी बहादुरी से वो बेचारी बीच में आई। उन्होंने उसके पांव में गोली मारी और पार किया और उसके माथे पे जाके ठोक के ठीक माथे के बीचों बीच गोली मार के मारा और फोटो लेके भेजी वापस वॉशिंगटन कि ये जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि वो मर गया, वो डायलिसिस पे है, बड़े बुरे हाल में है, किसी गुफा में है और निकला पाकिस्तान में। ये सब मोहरे पाकिस्तान के हैं, ये सब पाकिस्तान के खड़े हुए पाले हुए गुर्गे हैं जिन्होंने दुनिया भर में आतंक फैला रखा है। पाकिस्तान का फलसफा है और ना बार-बार चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। और जीडी बख्शी सर, ये बार बार कहा जा रहा है, जैसा आपने कहा कि ये वो तालिबानी हैं जो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनके बदलने की कोई स्थिति नहीं है। तभी मैं बार बार कह रही हूँ 31 तारीख को डेडलाइन है और उसके बाद क्या तालिबान का सही चेहरा, असली चेहरा सामने आएगा? क्योंकि ये असली चेहरा वो है जो अफगानिस्तान पहचानता है, वहां की आवाम पहचानती है। इसीलिए वो तस्वीर जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो गवाही देती है कि तालिबान से कैसे डर कर भाग रहे हैं ये लोग। तस्वीरें आपको दिखाती हूं, एक तस्वीर जो कि आज अफगानिस्तान से आई और दिखाती है कि किस तरह वहां की आवाम को तालिबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, ये पहाड़ पर चढ़ते अफगानिस्तान के लोग जो कि वहां अफगानिस्तान को छोड़कर बॉर्डर पार कर ईरान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग, ये तस्वीर देखिए, पहाड़ पर चढ़ते हुए लोग और ये बॉर्डर पार कर पहाड़ के उस पार ईरान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए। ये तस्वीर बयां करती है कि तालिबान भले ही नए तालिबान की बात करता रहे, लेकिन उस पर अफगानिस्तान की आवाम को भरोसा नहीं है और इसीलिए ये पहाड़ किस तरह चढ़ते हुए, जान पर खेलकर पहाड़ पर चढ़ते हुए लोग सिर्फ ईरान में घुसने के लिए, यानी अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर छोड़कर जाना है। ये वहां की आवाम की तस्वीर एक बार फिर तालिबान की उसी क्रूरता पर मोहर लगाती है जिसके लिए वो जाना जाता है। मेरे पास महाभारत में फिलहाल इतना ही समय है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार अफगानिस्तान से ये बड़ी कवरेज जारी है।